चौपाल रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, ठाकरिया ने संगला वो जी। चौपाल देख बड़ा सगळा ग्रामीण भाई बहना राम राम सा भाई बहना जी चौपाल में आप रोजाना नया नया विषय ले रहता है करा और सामटी जानकारी हासिल करा। उन्हीं प्रकार आज भी अपनी चौपाल में आप एक नवरो निर्वड़ और एक नवादू विषय ले रहता है कर और खासा मैं तो जानकारी हासिल कर भाई बहना। आज को जमानो तकनीकी को जमानो है और तकनीकी से हर वर्ग जुड़ेड़ो, चाहे वो विद्यार्थी वर्ग वे चाहे वो हर वर्ग का जुड़ेड़ा, तो किसाना ने भी जुड़ना चाहिए। और किसान जब तकनीकी को प्रयोग करे, तकनीकी को उपयोग करे, तो निश्चित रूप से वो अच्छी खेती भी कर सके और आपका जो उपज है, उत्पादन है भी कोई एक अच्छे मूल्य भी ले सके है। और ईयान का ध्येय ने ध्यान में रखता हुआ अपनी भारत सरकार 2016 के महीने इनाम नाम की एक योजना किसानों ने दी, मतलब राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना, जिसके मायने किसान आपका बाजार के मायने आपकी चीज़ को उचित मूल्य और ऑनलाइन के द्वारा भी वो प्राप्त कर सके। तो भाई बहना आज आप इनाम की बात कर जिसकी जानकारी लेकर अपने बीच पधारे हैं केसर सिंह जी, जिसका कृषि एवं विपणन विभाग के मायने उपनिदेशक का पद पर कार्यरत है। केसर सिंह जी आपको स्वागत है सर। केसर सिंह जी सबसे पहले तो आप बताओ कि आज की इनाम योजना है राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना कहीं है के बारे में थोड़े बताओ। जैसा कि अभी आपने बताया कि आज हर क्षेत्र में तकनीकी का उपयोग करके और आगे बढ़ा जा रहा है, तो जो हमारे किसान भाई हैं वो खेत पे तकनीकी का उपयोग करते हैं, फसल आजकल नई नई तकनीकी का उपयोग कर रहे हैं। उसी में जब वो उत्पादन में तो तकनीकी का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन जब विपणन की बारी आती है तो विपणन में भी वो मंडी के भावों से उनके संज्ञान में रहे, भाव आसानी से वो देख पाएँ, उनकी पहुँच में हो। और उनका जो विपणन का कार्य, क्योंकि विपणन का कार्य जो है सबसे अंत में आता है, लेकिन वो सबसे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल महत्वपूर्ण इस दृष्टि से है कि जो किसान भाई अपनी मेहनत करके खून पसीने से जो एक उत्पादन करते हैं, उस उत्पादन को बेचने के लिए अगर वो समय निकालें और तकनीकी का उपयोग करें तो उनको जो भाव मिलता है वो और अच्छा भाव मिल सकता है और प्रतिस्पर्धी भाव जो बाजार के हिसाब से वो मिल सकता है। तो राष्ट्रीय कृषि बाजार का मुख्य ध्येय ये था कि किसानों को तकनीकी के माध्यम से उनके विपणन का जो कार्य है उसमें मदद करना, इसमें देश की सभी मंडियों को एक राष्ट्रीय बाजार के रूप में आपस में जोड़ना, ताकि एक मंडी से दूसरे मंडी में व्यापार हो सके और धीरे धीरे पूरा राष्ट्र एक कृषि विपणन बाजार के रूप में विकसित हो सके। उसमें मध्य प्रदेश में बैठे हुए व्यापारी को ये पता रहे कि जयपुर की मंडी में इस समय क्या भाव चल रहे हैं, जयपुर के व्यापारी को जोधपुर की मंडी का भाव पता रहे और जयपुर का व्यापारी जोधपुर की मंडी से व्यापार कर सके। इसमें जैसा कि आपने बताया 2016 में ये योजना लागू की गई थी और जो मुख्य रूप से जो पहली 8 मंडियाँ थी उनमें राजस्थान राज्य की रामगंज मंडी थी, जो कि देश के प्रधानमंत्री जी ने उस समय जब 8 मंडियों को जोड़ने की घोषणा की थी, उनमें से हमारे राज्य की भी एक मंडी थी। उसके बाद राजस्थान राज्य की 145 मंडियाँ ई नाम पे जुड़ी हुई हैं और शेष मंडियों की स्वीकृति भारत सरकार ने जारी कर दी है। इस तरीके से 173 मंडियाँ ई नाम पे राजस्थान की काम करेंगी। जो ई नाम या राष्ट्रीय कृषि बाजार है उसमें किसानों को उसकी जो कृषि जिन्स है उसका उस मंडी के साथ साथ राज्य की मंडियों का और देश की मंडियों का भाव पता रहे और व्यापारियों को उस व्यापार की जो प्रकृति है, उसकी जो क्वांटिटी, जो जिसको कह सकते हैं मात्रा है, कितनी मात्रा में व्यापार हो रहा है, किसी मंडी विशेष में किस गुणवत्ता की फसल जो है मंडी में लाई जा रही है, किस एरिया विशेष में अच्छा उत्पादन हो रहा है, उसकी गुणवत्ता ठीक है, इन सारी चीज़ों के आधार पर जो है कृषि उपजों के भाव तय करने के लिए कृषि बाजार को एक राष्ट्रीय बाजार का दर्जा दिया। कहने को मतलब देखो जाए तो न केवल किसान के बल्कि वो व्यापारी के लिए भी बहुत फायदेमंद है। आप यहाँ बता रही है कि जयपुर को व्यापारी जोधपुर की मंडी से भी व्यवसाय कर सके, और किस प्रकार संभव है ये? इसका जो उद्देश्य है राष्ट्रीय कृषि बाजार का, अभी चूँकि जो कृषि विपणन का जो बाजार है या जो कृषि विपणन का जो क्षेत्र है वो एक मंडी विशेष तक सीमित था। अब उस मंडी की सीमाओं को डिजिटल माध्यम से या राष्ट्रीय कृषि बाजार के माध्यम से खोला गया है और उसमें जैसे जयपुर में बैठे हुए जो व्यापारी हैं वो जोधपुर में और जोधपुर में बैठे हुए व्यापारी जो है बीकानेर में भी व्यापार कर सकते हैं। इसको इंटर मंडी
का नाम इसमें जो कृषि बाजार में दिया जाता है, उसका कहने का मतलब ये है कि अभी जयपुर में जो कमीशन एजेंट या आड़तिये हैं, उनके द्वारा जो किसानों की जो उपज की ढेरी लगवाई जाती है, उस पर जयपुर के व्यापारी ही बोली लगा सकते हैं। लेकिन इस डिजिटल माध्यम के साथ जयपुर के व्यापारी नहीं, वरन जोधपुर का व्यापारी भी और बीकानेर का व्यापारी भी रियल टाइम उसी समय बोली लगा सकता है। इससे जहां एक तरफ प्रतियोगिता बढ़ेगी, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, तो जैसे ही प्रतिस्पर्धा व्यापारियों के अंदर प्रतियोगिता होगी, और कंपटीशन का हम जानते हैं अर्थशास्त्र में कि अगर कंपटीशन होगा तो निश्चित रूप से प्रतिस्पर्धी भाव मिलेगा, वो किसानों के हित में होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो एक तो मैं आम जी मेरा गांव का, मैंने खेत के मैंने में फसल है बटे कोई व्यापारी आए वो भी नहीं बेच दी, और एक आप इनाम योजना को लाभ ले बगले आप मंडी के महीना हुआ, तो आ दुनिया में कौन सा ज़्यादा श्रेष्ठ रहे? देखिए, जो अगर आपने अपने खेत पे फसल को बेचा तो वहाँ निश्चित रूप से आपको भाव की जानकारी होनी चाहिए। कई बार भाव की जानकारी नहीं होती और आप जिनको बेचते हैं, आपने जो अनुबंध उनसे किया है, वो आप किसी से सुन के या एक आप अपना एक अनुमान लगा के भाव तय कर लेते हैं। लेकिन अगर आप मंडी में अपनी फसल को बेचते हैं तो मंडी में चूँकि बहुत सारे व्यापारी होते हैं, वो एक वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पर प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य मिलता है। तो अगर मान लीजिए आपने खेत पे 2000 रुपये का अगर माल बेच दिया, तो हो सकता है कि मंडी में आने पे उससे कहीं न कहीं कोई प्रतिशत ज़्यादा मिलता। तो ज़्यादा अगर व्यापारी हैं, अगर कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा होती है, तो भाव निश्चित रूप से मंडी में खेत की बजाय ज़्यादा मिलेगा। तो एक आम किसान है जो खेती करे, बिन आपकी उपज कठिन बेचनी चाहिए ताकि भी को इनाम योजना को भी लाभ मिले, उचित मूल्य मिले भी की? इनाम योजना में जो है वो मंडी का जो प्रोसेस है, किसान जैसे मंडी पे आते हैं, पहले गेट पे किसान आते हैं, तो गेट पे पहले जो गेट पास प्रवेश पत्र, जिसको प्रवेश पर्ची हम कहते हैं, वो दी जाती है। तो पहले समय लगता था, वो हाथ से उनकी सारी इन्फॉर्मेशन भरते थे। अब अगर किसानों द्वारा एक बार पंजीकरण अगर राष्ट्रीय कृषि बाजार पे कर लिया गया है, तो उन्हें सिर्फ उनकी उपज की मात्रा की कितनी मात्रा में वो लेके क्या उपज आए हैं, तो उनके गेट पास की बाकी जो जानकारी है, उनका नाम वगैरह, वो ऑटोमेटिक उनके मोबाइल नंबर से आ जाता है। तो एक तो ये हो गया कि गेट पे उनको समय नहीं लगाना पड़ता है, लाइन नहीं लगती इससे। दूसरा जो प्रोसेस है कि पहले जो बोली का भाव है वो पता नहीं लगता था कि वो, क्योंकि हमारे रजिस्टर में मंडी के लिखा गया, या उन जो बोली जिन्होंने बोली है वो जो बताते थे वो होता था। अब जो फार्मर का जो किसानों का जो डैशबोर्ड है, क्योंकि आज की तारीख में सारे लोग इसका मोबाइल फ़ोन का उपयोग करते हैं, तो वो मोबाइल फ़ोन पे भी उनके डैशबोर्ड पे आ जाएगा कि वो जो आज उपज मंडी में लेके आए थे उस पर अधिकतम बोली कितनी लगी। तो इससे एक पारदर्शिता हो गई। जिस व्यापारी ने बोली लगाई है उसके पास एक रिकॉर्ड हो गया, एक रिकॉर्ड व्यापारी के पास, आड़तिये के पास हो गया कि आज जितने किसान उनके पास आए थे उन किसानों की ढेर पे क्या क्या अधिकतम बोली किस किस व्यापारी ने लगाई, और किसान को ये पता होता है कि आज जो उपज वो मंडी में लेके आए हैं उसकी अधिकतम बोली कितनी आई और किस व्यापारी ने लगाई। तो एक पारदर्शिता का वातावरण मंडियों में निर्मित हुआ है, और इससे कहीं न कहीं जो भी जिनको हम स्टेक होल्डर्स कह सकते हैं कि एक किसान हो गया, व्यापारी हो गया और तीसरा आड़तिया हो गया, तो इनमें आपस में विश्वास और सामंजस्य का वातावरण भी राष्ट्रीय कृषि बाजार के माध्यम से बना है। मतलब इनमें देखो जाए तो जो बिचौलियों आड़तियों की भूमिका कम होगी, सीधो व्यापार वह और भी एकदम उचित मूल्य मिले। हाँ, ये तो आपने कहा, लेकिन चूंकि जो आड़तिये हैं उनकी अपनी एक भूमिका है कि जब किसान आता है उसकी ढेर को लगवाना, उसके बाद उस पर बोली प्रारंभ करवाना, उसको बोली के लिए अप्रूव करना और बोली के लिए अधिकतम व्यापारियों को आमंत्रित करना ताकि प्रतिस्पर्धी वातावरण बने। बिल्कुल। और उसके बाद जब किसान का माल बिक जाता है तो उसकी तुलाई की व्यवस्था करते हैं, और तुलाई की व्यवस्था करने के बाद भुगतान भी जो है वो आड़तिया किसान को कर देता है और व्यापारी से वो अपने बाद में लेता रहता है। अच्छा। तो ऐसा नहीं है, आड़तियों की अपनी भूमिका है, लेकिन जिस भी जो स्टेक होल्डर है इस व्यापार में, किसान, आड़तिया, व्यापारी, मजदूर, उन सब की जो भूमिका है उसको डिजिटल माध्यम से और ज़्यादा, जिसको हम कह सकते हैं एफिशिएंट बनाने की कोशिश राष्ट्रीय कृषि बाजार में की गई है। तो ये मंडी के मायने देखा तो एक अहम किरदार भी अगर पल्लेदार जो पलदारी करे, जो अनाज है बोरिया ट्रक में या बक मायने लाते, तो बन भी इसको कोई हित हुई होगा, को फायदा होगा इसमें। चूँकि जो पल्लेदार हैं वो किसान की उपज को तोलने का काम करते हैं, किसान की उपज को ट्रक में भरने का काम करते हैं, उसकी जो ट्रैक्टर ट्रॉली से उतारने का काम करते हैं। तो चूँकि इस व्यवस्था में
जो पल्लेदार और जो हमारे मजदूर भाई हैं उनको भी, चूँकि जब पारदर्शी हुआ है तो जैसे मजदूरी एक हर मंडी के हिसाब से प्रति बोरी फिक्स है, तो उसमें उनको पता रहता है कि उनके कितनी बोरी उन्होंने तोली और उनकी मजदूरी कितनी बनी। और ई नाम में उनका भी जो मजदूरी का जो पार्ट है वो ऑनलाइन जाने का प्रावधान है, लेकिन चूँकि मजदूरों के पास अभी धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाने की योजना है। अभी वर्तमान में जो है वो उनकी मजदूरी जिसको कह सकते हैं कि ऑफलाइन ही दी जा रही है, लेकिन निकट भविष्य में उनको भी उनका जैसे ही विक्रय पर्ची कटेगी, जैसे किसान का अपना जो भाग है वो चला गया, मंडी को मंडी शुल्क और कृषक कल्याण कोष चला जाएगा, आड़तियों को उसकी आड़त चली जाएगी, उसी प्रकार मजदूरों की जो भी मजदूरी बनेगी वो भी ऑनलाइन उनके खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। बहुत बढ़िया योजना है, यानी कि जब मंडी से जुड़े है, मेन तो उत्पादक है जो किसान है, वो आड़तियो है, पलदार है और व्यापारी है, सगड़ा ने योजना को बहुत अच्छो लाभ मिल सी। लेकिन आपने देखा एक ही मंडी को में एक ही अनाज का, जियाँ जो है गेहूँ है, जियाँ मान लो जो ही ले रहेगा आप, तो एक को जो है जो को 2500 रुपये क्विंटल बिक्री हुई है, एक को जो है 2800 रुपये क्विंटल बिक्री हुई है। इनमें शायद मेरे हिसाब से जो गुणवत्ता है वह महत्वपूर्ण है, तो गुणवत्ता की जाँच की प्रकार से हुए। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है कि जो गुणवत्ता की परख है, पहले गुणवत्ता की परख जो कृषि उपजों की थी वो मानवीय रूप से, या जैसे हम जिसको कह सकते हैं कि उसमें मशीन का उपयोग नहीं था, तो उसमें जो हमारे आड़तिया या जिनको हम ये कहें खरीदार व्यापारी हैं, वो ढेर में से उठा के उसके वजन के हिसाब से, या जैसे हम सरसों में कई बार देखते हैं कि मुंह में दाने को डाल के और चबा के वो देख लेते थे कि उसमें तेल की मात्रा कितनी है। तो वो एक ऐसा जिसको कह सकते हैं कि साधन था या एक प्रक्रिया थी जिसमें सभी को विश्वास होना बड़ा, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये है, लेकिन वो चीज़ आपके हिसाब से भी होनी चाहिए। तो इस पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार आने के बाद सभी मंडियों में गुणवत्ता परख प्रयोगशाला स्थापित की गई। और मुझे यहाँ बताते हुए खुशी हो रही है कि राजस्थान राज्य ने लीड रोल लेते हुए या आगे बढ़ते हुए जब सभी मंडियों में प्रयोगशालाएं बनी, तो हमारी जो मुख्य फसल सरसों है उसके लिए ऑयल टेस्टिंग मशीनों की स्थापना की। और आज चाहे वो बेचने वाला हो, चाहे वो खरीदने वाला हो, चाहे वो किसान है, चाहे वो व्यापारी है, दोनों ही वर्ग इस मशीन की जो पर्ची है उस पर विश्वास करके और व्यापार कर रहे हैं। और मंडियों में आने वाली सरसों गुणवत्ता के आधार पर बिकती है। गुणवत्ता में एक मशीन जो है मंडी कार्यालय में लगाई गई है, प्रयोगशालाओं में लगाई गई है। प्रयोगशाला कई जगह अलग भी है, कई कार्यालय के परिसर में भी है। उसमें किसान भाई अपनी उपज का जो नमूना है वो नमूना मंडी में ले जाते हैं और उसको 2 मिनट में वो मशीन जो है उसमें पर्ची निकालने तक, तो उसका 1 मिनट तो उसको असेस करने में लगता है और बाकी जो पर्ची निकालने और देने में किसान को लगता है। तो उस पर्ची पे किसान को दे देते हैं कि उनकी सरसों में कितना प्रतिशत जो है वो तेल है और कितनी प्रतिशत उसमें आर्द्रता है। जैसा भी आपने बताया कि अभी आपने जो का उदाहरण दिया, मैं सरसों का उदाहरण देता हूँ कि एक सरसों 5500 रुपये में बिक रही है, दूसरी 6500 में बिक रही है, तीसरी 6000 में बिक रही है। तो अगर सरसों में 42% तेल है एक आदर्श स्थिति में, तो 42% का जो मॉडल प्राइस है वो उसको मिलता है, जैसे मान लीजिए 6500 रुपये। अगर उसमें तेल 40% है तो आनुपातिक रूप से उसका भाव कम हो जाएगा। और कई किसान भाई मान लीजिए 42 से भी ज़्यादा 44% ऑयल की सरसों लेके आए तो उनको निश्चित रूप से ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो उनकी गुणवत्ता के हिसाब से जो ऑक्शन के बाद, या जिसको कह सकते हैं कि हमारी खुली बिक्री के माध्यम से जो मंडियों में बिक्री होती है, अब गुणवत्ता के माध्यम के हिसाब से जो किसानों को उनकी उपज का पैसा मिलने लगा है। पहले ये नहीं था। पहले जैसा भी जो बोली में भाग ले रहे हैं वो व्यापारी या आड़तिये ने कहा कि इस तरह की क्वालिटी है, उस क्वालिटी को स्वीकार किसान भी कर लेता था और एक विश्वास के आधार पर कर लेता था। और विश्वास कर वो मजबूरी भी थी। अब वो चीज़, ये जो टेक्नोलॉजी का, जैसे आपने बात की कि तकनीकी का इस्तेमाल करने के बाद, इन मशीनों का उपयोग होने के बाद आज हम बिल्कुल उसको एक तरह से प्रमाणित कर रहे हैं कि आपकी सरसों की गुणवत्ता जो है वो ये है और इसका जो पैसा है आपको जो मिला है वो ठीक मिला है। आप बताओ, सरसों में आदर्श रूप से देखा जाए तो 42% तेल हुए। पहली अनाज ने व्यापारी या आड़ती उठा भी का अनाज का दाना की मोटाई भी कमाए ने कचरो कतो है कि डंग खड़ा करता है 20 हिसाब से को वो एक मूल्य तय कराया करता। एक आप में देखा सरकार एक न्यूनतम समर्थन मूल्य
MSP भी जारी कराया करे, तो आप तो कोई की क्वालिटी कमजोर हो तो कहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य से कमजोर भी हो सके क्या भाव? हाँ, ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो जो फेयर एवरेज क्वालिटी आपने शब्द सुना होगा, तो जो क्वालिटी है वो पहले जो भारत सरकार डिसाइड करती है कि ये जो कंडीशंस हैं, ये क्वालिटी होगी तो MSP पे खरीद होगी। तो जो किसान भाई MSP पे अगर बेचते हैं तो उनकी उपज अगर फेयर एवरेज क्वालिटी की उपज होती है, फेयर एवरेज क्वालिटी में अगेन मतलब जो है वो यही होता है कि अगर आप उपज लेके आए हैं तो उसमें आर्द्रता कितनी है, उसमें टूटे हुए दाने कितने हैं, उसमें सिकुड़े हुए दाने कितने हैं, उसमें बाहरी तत्व विजातीय तत्व कितने हैं। जैसे कई बार अपने उसमें कई चीज़ें शामिल, खरपतवार के बीज वगैरह जो शामिल होते हैं जैसा आपने बताया। तो एक उस गुणवत्ता का परीक्षण जो है वो पहले मैनुअल होता था, या जैसे थाली में एक नमूना लिया, उसको थाली में लिया, अलग अलग किया कि ये, फिर उसको तोला कि इतना प्रतिशत जो है वो फॉरेन मैटर हो गया, इतना टूटे हुए दाने हो गए इतने। अब उसके लिए भी मंडियों में एक तकनीकी है मॉर्फोलॉजी बेस्ड, तो मॉर्फोलॉजी बेस्ड मशीनें लगाई गई है। उसमें किसान की जो उपज है उसका जो भी नमूना वो लेके आएंगे उसको उस मशीन में हम डालते हैं, तो वो जो भारत सरकार द्वारा जो ग्रेड स्टैंडर्ड्स तय किए हुए हैं, जो मानक तय किए हुए हैं, उन मानक के आधार पर उसकी ग्रेड तय कर देती है मशीन की, A ग्रेड का है, B ग्रेड का है या C ग्रेड का है। तो जैसे आपने कहा कि एक 2200 बिका, एक 2500 बिका, एक 2800 बिका। A ग्रेड होगा निश्चित रूप से 2800 बिकेगा, B ग्रेड होगा उससे कम में बिकेगा, और C ग्रेड उससे कम में बिकेगा। तो जो MSP की आपने बात की, तो भारत सरकार में भी MSP पे खरीदने से पहले चाहे FCI हो चाहे NAFED हो, वो क्वालिटी को पहले चेक करते हैं। तो अब जो राजस्थान सरकार में जब मॉर्फोलॉजी की मशीनें लगी हैं, उसके बाद अब FCI में भी इन मशीनों के आधार पर गुणवत्ता परीक्षण शुरू हो गया है। जी आप बताइए, मॉर्फोलॉजी की ऐसी की मशीन है, आप सरसों को बताइए, सरसों को तय करे भी को तेल की मात्रा भी का, नमी का भी के, आपने तो नहरी क्षेत्र है हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़ डालो भी कमायन नरमू कपास खूब हुए, बीकानेर शेखावटी वालों उसको बेल्ट है कमायन प्याज मूंगफली खूब ज़्यादा हुए। तो कहीं प्याज की, मूंगफली की, कपास की, आगे भी क्वालिटी की प्रकार सबका क्वालिटी जो निर्धारण करने का तरीका फल सब्जी का निश्चित रूप से अलग है। फल सब्जी में उसकी गोलाई कितनी है, उसमें डेप्थ कितनी है, उसमें पानी की मात्रा कितनी है, तो उसकी मशीनें अलग होती है। लेकिन फल सब्जी में अभी ये मशीनें स्थापित नहीं हो पाई है। लेकिन जैसे आपने नरमा कपास की बात की, तो अभी आपने भारत सरकार का केंद्रीय बजट देखा होगा जिसमें कपास के लिए एक मिशन चलाने की बात है। और अभी मंडियों में जब भी चाहे वो MSP पे CCI द्वारा खरीद हो, चाहे वो मंडी में व्यापारी द्वारा खरीद हो, तो मॉइस्चर मीटर जो हैं वो सभी मंडियों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तो मॉइस्चर मीटर के आधार पर नरमा कपास के मॉइस्चर को ध्यान में रखते हुए इसकी बोली लगती है। और इसमें अभी जो है उसकी जो स्टेपर लेंथ है कि उसका जो रेशा है उसकी लंबाई कितनी है, इसके आधार पर कपास की गुणवत्ता मुख्य रूप से निर्धारित होती है। एक तो उसका जो मॉइस्चर को चेक करते हैं और दूसरा उसके रेशे की लंबाई को चेक करते हैं। तो मॉइस्चर के लिए अभी मशीनें जो मॉइस्चर मीटर्स हैं वो मंडियों में हैं। लंबाई निर्धारण करना, तो लंबाई का अभी जिसको कह सकते हैं कि हम मानवीय उसी हिसाब से हो रहा है, अभी उसमें कोई मशीन का इंटरवेंशन अभी नहीं हुआ है। लेकिन अब कुछ मशीनें बाज़ार में आई जिनका टेस्टिंग अभी प्रारंभिक उसमें है। तो आने वाले भविष्य में या आने वाले समय में हम कपास में भी गुणवत्ता परीक्षण की जो लैब में मशीनें स्थापित करेंगे। आज की इनाम योजना इसको किसानों को खूब अच्छो लाभ मिल रही है, उचित मूल्य मिल रही है। लेकिन आप बताएं कहीं कि जी हम मशीना को नहीं, तो आगामी और कहीं अपेक्षा हमारा को या कहीं सुधार की संभावना है कि भाई नवाचार उसी और ज़्यादा फायदो मिल सी, आ योजना और ज़्यादा सशक्त और मजबूत बन सी? क्योंकि अभी जिसको हम कह सकते हैं कि ये प्रारंभिक चरण में है, और प्रारंभिक चरण में हम यूँ कह सकते हैं कि चूँकि इसमें व्यापारी, आड़तिए, हमाल पल्लेदार मजदूर, किसान, अलग अलग वर्ग जुड़े हुए हैं। तो इसको जो काम मंडियों को करना था या मंडी स्तर पे जैसे गेट पास जारी करना है, उसके बाद उसकी असेइंग करनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे आज हमने सरसों की मशीन स्थापित की है, मॉर्फोलॉजी की, चाहे वो दालों में, ग्वार में, बाकी जो फसलें गेहूँ हैं इनमें सब में वो मशीन काम आती है। तो आगे आने वाले समय में जैसे मूंगफली की बात है या नरमा कपास की बात है, तो उनकी जो भी स्पेसिफिक मशीन है, चूँकि भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी कर रखी है और उसमें सजेस्टिव मशीनों की सूची भी है, तो उसमें जैसे जैसे सजेशन वहाँ से आएंगे, मशीनें नई अभी बनेंगी। क्योंकि
ये जो पार्ट था गुणवत्ता परीक्षण का, ये कहीं न कहीं मिसिंग था। ये काम इसको इतना महत्व नहीं दिया जा रहा था जितना महत्व राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना के आने के बाद दिया जाने लगा है। तो आने वाले समय में जो भी मंडियों में अधिक उपज आ रही है उनकी सभी की असेंग होगी और उसके बाद ही उनकी बिक्री सुनिश्चित हो पाएगी। कुछ किसान लोग आपके बहुत अच्छे उत्पादन करे, चाहे वह जैविक भी करे और भी को सोशल मीडिया के माध्यम से फोटोआं खींच भी की क्वालिटी का दाना को आकार और अच्छा तरीका से भी ने प्रमोट करे, प्रचार करे भी को, और कई लोग जगह है वह खेता मजार खरीदे भी। तो इनकी भी कोई योजना सरकार लेवा की संभावना है कि खेतों से भी बने उपज में जो उपभोक्ता है बिना भी अच्छी चीज़ मिले और किसान ने भी कोई उचित मिले, खेत में मिल जाए। देखिए, ये जो आपने जो प्रश्न किया है ये निश्चित रूप से आने वाले समय की मांग है और ये इसमें एक मॉड्यूल राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना में भी बनाया गया था, लेकिन वो अभी कुछ तकनीकी कारणों से इतना पॉपुलर नहीं हुआ। लेकिन राजस्थान सरकार में भी खेत से खरीद, पिछले चूँकि एक बजट घोषणा आपने पढ़ी होगी, और खेत से खरीद के लिए अभी ऐप के माध्यम से किसान अपने खेत पर बैठ के अपनी उपज को बेच सके, इस पे अभी कार्य चल रहा है और आने वाले 3-4 महीने में इसका जो ऐप है वो आ जाएगा। उसमें किसान अपने खेत से अपनी उपज की गुणवत्ता चाहे वो मंडी में कराए या निकट के किसी, जैसे आजकल कई ऐसे गुणवत्ता की लैब्स जो हैं वो चाहे ऑयल मिल पे मशीनों की है या ऐसी हैं, और कई प्राइवेट सेक्टर में भी जो कुछ फीस लेके और गुणवत्ता निर्धारित कर रहे हैं। तो अगर गुणवत्ता निर्धारित करते हैं या वो उसका एक फोटोग्राफ, जैसे आपने कहा कि मोबाइल से फ़ोटो लेके कि उसने किस तरीके से उपज को रखा हुआ है, खुले में रखा हुआ है, पैक करके रखा हुआ है, तो उसकी गुणवत्ता के लिए भले ही वो सर्टिफिकेट लगाएगा, उसकी फ़ोटो डालेगा और जीपीएस के माध्यम से उसकी लोकेशन आ जाएगी। बिल्कुल। तो क्योंकि लोकेशन भी लॉजिस्टिक के माध्यम बहुत महत्वपूर्ण है कि उसका व्यापारी को कितना पैसा देना है, तो वो सारी लागत जोड़ता है। तो अगर व्यापारी और किसान पास पास में रहेंगे, दूरी कम होगी, तो संभावना रहेगी कि व्यापारी उसको ज़्यादा मूल्य दे दे, और अगर उसकी दूरी ज़्यादा होगी तो निश्चित रूप से उसको जब वो खर्चा करना पड़ेगा परिवहन पे, तो उसका रियलाइजेशन या जो किसान को जो पैसा जाएगा वो कम जाएगा। तो इसको जीपीएस से भी जोड़ा जाएगा और किसान के द्वारा जैसे ही ये उसमें कोई अगर ये फीड किया जाता है कि मेरे पास अमुक उपज इस मात्रा में इस खेत पर इस लोकेशन पर अवेलेबल है या उपलब्ध है, तो जो उसके जितने भी व्यापारी हैं उनके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और उसमें व्यापारी अगर उसको खरीदने का इच्छुक है वो उसमें ऐप के माध्यम से ही उसकी सहमति की जो मैसेज है वो किसान के पास चला जाएगा। दोनों आपस में इसके बाद अपनी जो शर्तें हैं उन शर्तों पे कि मान लीजिए अगर आगे का जो काम है तोलने का है, बोरी में भरने का है, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन का है वो व्यापारी करेगा या किसान करेगा। ये सारी चीज़ें तय होने के बाद अगर व्यापारी किसान के खेत पे जाता है, उसको बोरी में भरता है, तोलता है, तो जैसे ही उसका पेमेंट करेगा उसके बाद वो उसकी डिलीवरी ले सकेगा। तो ये किसान का एक सेफगार्ड रहेगा कि उसका पेमेंट उसके पास आ जाए। तो ये इस तरीके की एक योजना जो है राजस्थान सरकार अभी ला रही है कि किसान अपने खेत से अपनी उपज को बेच सके। कुछ एक आपने राजस्थान में इलाका यान का है, पूरा भारत में है, लेकिन राजस्थान की बात करें तो आप यहाँ जोधपुर का बिलाडा के आसपास की सूप बहुत फेमस है। जालोर और बाड़मेर को देखा तो जीरो और ईसबगोल बहुत ज़्यादा फेमस है। आप मथानिया खींवसर को जो इलाको है इकी दिमाग रोसर मिर्चा हैं वह भी बड़ी फेमस है और हर उपभोक्ता चाहे कि मैं मथानिया की मिर्ची लूँ या बाड़मेर जालोर को मैं जीरो लूँ या बेटा वो ईसबगोल लूँ। तो ऐसी की चीज़ें हैं, अगर डिमांड पूरा देश का मायने रहे क्योंकि बड़ी फेमस है। नागौर की मेथी है आपने, कसूरी मेथी, तो अंका उचित मूल्य भी इनाम के माध्यम से मिले और आम उपभोक्ता तक ये चीज़ें पूछे तो क्या उपभोक्ता ने भी इसमें कोई फायदा भी हो गई इनाम से योजना से? उपभोक्ता को देखिए, क्या जो इनाम है या जो मंडियां हैं वो थोक व्यवसाय के लिए, ठीक है। उपभोक्ता को चाहिए जिसको हम कह सकते हैं फुटकर में या रिटेल में। तो जब थोक व्यवसाय अगर व्यवस्थित होगा, थोक व्यवसाय में ठीक से कीमतें निर्धारण होंगी तो निश्चित रूप से उसका फायदा उपभोक्ता तक पहुंचेगा। तो अभी उपभोक्ता को जब थोक मूल्य हम देखते हैं, जैसे अभी आपने बात की, चाहे वो स्पेसिफिक जगह की उपज हो या उपज के जो मूल्य कई बार बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और कई बार वो मूल्य कम हो जाते हैं, और वो उसके पीछे जो एक सिद्धांत है मांग और आपूर्ति का, अगर पूर्ति ज़्यादा होती है बाज़ार में तो उसका मूल्य कम हो जाता है। मांग अगर किसी चीज़ की बढ़ती है, पूर्ति कम होती है, तो उसका मांग अगर ज़्यादा होगी तो मूल्य भी ज़्यादा उसका मिलता है।
तो ये कई ऐसी चीज़ें जो बाजार को प्रभावित करती है। लेकिन अगर कृषि विपणन व्यवस्थित होता है, या मैं कहूँगा कृषि उपजों का व्यापार व्यवस्थित होता है, व्यापार सुचारू होता है, तो उसके जितने भी अंग हैं और अंत में उपभोक्ता आता है जो कि इनका उपभोग करता है, इन चीज़ों को परचेज करता है, उसमें निश्चित रूप से आगे की, चाहे वो पैकेजिंग की बात हो, चाहे वो प्रोसेसिंग की बात हो, या बाजार तक पहुंचाने के लिए उसको भंडारण करना हो, उसमें भंडारण के बाद उसके घर तक या दुकान तक पहुंचाने की बात हो, तो बहुत सारे खर्चे जुड़े होते हैं। लेकिन अगर प्रारंभ का जो व्यापार राष्ट्रीय कृषि बाजार के माध्यम से अगर कृषि विपणन का बाजार व्यवस्थित होता है, तो इसके जो जितने भी घटक हैं उन सभी को इसका फायदा होता है। बिल्कुल बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि हर एक उपभोक्ता है बिना भी सही मूल्य के मायने एक अच्छी चीज़ मिली, क्योंकि वो आप बताए आपूर्ति और वो जो स्टोरेज को जो है भी हिसाब से बताई। तो निश्चित रूप से आज की चौपाल कार्यक्रम आपने दाया हुई सिर्फ बहुत ही किसानों के लिए महत्व जानकारी केसर सिंह जी दी। ये वास्ते केसर सिंह जी आपको घणो घणो धन्यवाद। और भाई बहना फिर मिलसे एक नया विषय के साथ, जब तक आप सगला सु इजाजत। राम राम साहब।